ये जो दोनों जमीयतों के ऊपर केस हुआ है, वैसे भी मेरे पास खबरें आ रही हैं कि ईडी के नोटिस ऑलरेडी जमीयतों को आ चुके हैं, तो इनका नंबर आ चुका है। अब तो अब कम से कम ईमान का रास्ता पकड़ लें, जाग जाएं, संभल जाएं। आरएसएस के ज़ायनिस्ट ताकतों के किसी भी आदमी से आप कितनी भी दोस्ती कर लें, वो आपका को ज़िबा करेगा ही करेगा। मुसलमानों को हलाल प्रोडक्ट खाने का, इस्तेमाल करने का पूरा हक है। दुनिया की कोई ताकत, भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, उसको रोक नहीं सकती। मेरी लॉ फर्म जो लीगल एक्सेस है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिटेनर रही है, और हम लोग टेंडर से जीत कर पूरे इंडिया की लॉ फर्म्स में कंपटीशन के बाद टेंडर से जीत के हम लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिटेनर्स यानी कि उनके वकील बहुत लंबे टाइम तक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी शायद नहीं पता होगा, और मैं बताता भी नहीं हूँ, कि जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, क्योंकि अमित शाह साहब ने वो रेड कराई थी, तो और आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट मुझे हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और कर रही है। तो उसी दिन, जिस दिन रेड चल रही थी, उसी दिन एफएसएसएआई से, मतलब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी एक ईमेल आई थी कि हमने आपको उस रिटेनरशिप से हटा दिया। अब वो गैर कानूनी ऑर्डर था, मैं चाहता तो कोर्ट से उसको वापस भी हासिल कर सकता था, लेकिन अब मैं उन लोगों को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि अमित शाह तो अगर मैं कोर्ट से भी जीत जाता तो वो उन लोगों को मुसीबत में डालते। तो मैंने उस चीज़ को परस्यू नहीं किया, ना दुनिया में किसी को बताया कि इतना बड़ा एक तरीके से नुकसान फिजिकल भी पहुंचाने की कोशिश की थी अमित शाह साहब ने, और मेरा जो काम है, प्रोफेशन है, उस पर भी इतना बड़ा नुकसान उन्होंने किया था। खैर, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ कि फूड के जो सेफ्टी लॉज है उसमें हमारी लॉ फर्म इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स में से एक है, और सबसे ज़्यादा जानकारी अगर कोई फर्म रखती है तो वो हमारी लॉ फर्म है। और जहाँ तक आपने ये कहा कि ये उत्तर प्रदेश से शुरू होके कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हिजाब कर्नाटक से शुरू हुआ था, कहाँ कहाँ तक जाना था और कहाँ कहाँ तक जाएगा ये सबको पता है। उसके बाद पूरे मुल्क में हिजाब की वजह से ख्वातीन को, मुस्लिम ख्वातीन को तंग किया गया, परेशान किया गया, और किया जा रहा है आज भी कर्नाटक तक। कॉमन सिविल कोड एक जगह से शुरू हो रहा है, उत्तराखंड से, लेकिन जाएगा वो सब जगह। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से ये हलाल का जो के ऊपर जो हमला किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश में जाएगा। लेकिन ये ऑर्डर पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट होने की बिना पे ये बता सकता हूं, लेकिन यहां जो ये सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो एजेंसीज हैं, कंपनीज नहीं हैं, वो एजेंसीज हैं कुछ, उनका मैं नाम भी बता देता हूं। वो ये कंपनीज हैं, एक तो है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र। तो दोनों जमीयतें ये सर्टिफिकेट देती हैं, और इनके अलावा पूरे मुल्क में एक चेन्नई की कंपनी है और एक हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई की कंपनी। तो दोनों जमीयतें, और ये 4 लोग अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो जो मुकदमा एफआईआर, और मुझे बहुत बड़ा डर है, और मैं बार बार अपने उलेमाओं को नसीहत भी करता रहता हूं और उनके ऊपर तनकीद भी करता रहता हूं, तो उसकी वजह एक ये भी होती है कि मैं नहीं चाहता कि जो लोग हमारे आलिम हैं वो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी तरह टच में रहें। उनसे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं ज़मीर फरोशी करके, डर से या लालच से। उसके बावजूद भी उनमें से किसी को भी आरएसएस और बीजेपी छोड़ेगी नहीं। ये मैं बार बार आप लोगों को सबको पता है, कहता रहता हूं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दोनों जमीयतों के ऊपर केस हुआ है, वैसे भी मेरे पास खबरें आ रही हैं कि ईडी के नोटिस ऑलरेडी जमीयतों को आ चुके हैं, तो इनका नंबर आ चुका है। अब तो अब कम से कम ईमान का रास्ता पकड़ लें। मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं हिफाजत के लिए, क्योंकि मैं कोई इनसे लड़ाई नहीं है ना, इनके कामों से मेरी लड़ाई है। जब इनके ऊपर मुसीबत आएगी, और जब जमीयत उलमाए हिंद पे, दोनों पे कोई मुसीबत आएगी, ये तंजीम पे, मैं इनके लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं
हिफाजत में सबसे आगे खड़ा रहूंगा, चाहे वो कोई भी मुस्लिम तंजीम हो, क्योंकि ये माजी में इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने इन्हीं तंजीमों के जरिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ये तो अभी जमीर फरोशी शुरू हुई है ना, तो लेकिन बचेगा कोई नहीं, ये बात मैं बार बार कहता आ रहा हूं। और अब दोनों जमीयतों का टाइम आ गया है। इस एफआईआर के बाद मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बात याद रखिएगा अगर वो लोग सुन भी रहे हैं, तो इन सभी के खिलाफ ईडी का केस दर्ज होगा। कैसे कह सकते हैं आप? अब जो ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं, जो भी इन्होंने ये सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे लिए होंगे उसको ये अपराध बताएंगे। अपराध बता ही दिया है एफआईआर दर्ज करके। और जो यही चल रही है कि टेरर फंडिंग से जो है इसको जोड़ दिया जा रहा है। अब उसको जो ये पैसे लेके ये कहीं भी कुछ भी काम करेंगे तो उसको ये आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतें टेरर फंडिंग के लिए और दूसरे गैरकानूनी कामों के लिए बताते ही हैं। और ये जो जमीयतें, जो लोग बेगुनाह आतंकवाद के केसों में फंसाए गए हैं आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों द्वारा, और जो उनके साथ ज्यादतियां करते थे, ये सारी ज्यादतियां अब इनके ऊपर आके इन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि वकीलों के पैसे इन्होंने दिए। और वो वकील कैसे थे मैं बार बार बताता रहा हूं। पुलिस स्पेशल सेल, मुंबई की एटीएस, एनआईए खुद वकीलों का नाम बताती है, आप इस वकील को करो, और उसको पैसे ये जमीयतें और हमारी दूसरी तंजीमें देती हैं, जमात इस्लामी तक समेत। जो वकील पुलिस बताती है डिफेंस काउंसिल बनाने के लिए, उसको हमारी मुस्लिम तंजीमें फंड करती हैं। अब एक केस अब नया नया और आ रहा है, उसमें यह है कि जो लोग कानूनी मदद करने के लिए भी पैसे देते हैं उनके खिलाफ भी यूएपीए का मुकदमा लग रहा है। तो ये जो जितनी तंजीमें हैं ना, ये जो सोच रही हैं कि हम तो पुलिस का वकील ही को पैसे दे रहे हैं, तो हम मिल्लत को दिखाने के लिए, कौम को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे भी बने रहेंगे कि देखिए हम तो टेरर में जो बेचारे बेगुनाह फंसाए जाते हैं उनकी मदद कर रहे हैं, हालांकि उनके नुकसान करते हैं पुलिस के वकीलों को लेके और पुलिस के साथ साजिश करके। यानी कि पुलिस कौन सी, हर पुलिस ऑफिसर गंदा नहीं होता है, हर पुलिस ऑफिसर खराब नहीं होता है, लेकिन जो झूठे आतंकवाद के केसों में फंसाता है किसी को, वो खुद आतंकवादी होता है, वो पुलिस वाला नहीं होता है। तो ये उनके साथ राब्ता रखते हैं, लेकिन इन पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। हां, इन तंजीमों के खिलाफ टेरर फंडिंग के लिए लीगल हेल्प का और इनकी फैमिलीज को पैसे देने का मुकदमा दर्ज हो रहा है, एक केस में हो ही चुका है। और इन सभी तंजीमों को यूएपीए में बंद करने की साजिश अपने ही दोस्तों द्वारा, इनके आरएसएस और बीजेपी के दोस्तों द्वारा ही रची जा रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जाग जाएं, संभल जाएं। आरएसएस के ज़ायनिस्ट ताकतों के किसी भी आदमी से आप कितनी भी दोस्ती कर लें, वो आपका को ज़िबा करेगा ही करेगा, वो आपकी कुर्बानी देगा ही देगा, वो आपको मारेगा ही मारेगा। मैं ये एक बार फिर दुखी दिल से ये बात कह रहा हूं। अब भी कम से कम होश की दवा लें, इनसे ताल्लुक तर्क करें, और जो हमारे संवैधानिक और आईनी जिम्मेदारियां हैं मुल्क बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, उसके लिए सब लोग मिलकर आए, सड़कों पे पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ये हलाल का जो सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा रहा है, ये उसी साजिश का हिस्सा है जिसमें मुसलमानों के सारे मजहबी हकूक छीन कर, मनु की जो पूजा करने के लिए, मनु के सर में जो पैरों में सर देने के लिए, सर रखने वाले बनवाने के लिए मौलाना अरशद मदनी ने जो बात बोली थी ना, ये मुसलमानों को मनु के चरणों में सर ही रखवाना चाहते हैं। आप समझ में आ रही है लोगों की साजिश? ये हर एक इस्लामिक जो हमारा फर्ज है, मजहबी फर्ज है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, उस हर एक जिम्मेदारी के ऊपर, उस हर एक फर्ज के ऊपर ये हमला करेंगे और हमारे लोगों को ही सामने रख के। अब मुझे सबसे बड़ा डर यह है कि यह अब जो इनके ऊपर केसेस दर्ज होंगे तो कहीं ये हलाल को भी ये ना बता दें कि अगर कहीं ऐसा दबाव हो तो बगैर हलाल की चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी मुझे डर है इन तंजीमों से, क्योंकि जब अपने ऊपर इनके मुसीबत आती है तो ये किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बार बार मेरे जहन में और मेरे सर में हथौड़े की तरह मौलाना अरशद मदनी का वो बयान चलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो मनु के चरणों में सर रखे हुए हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर रखो। तो ये जो किसी भी वजह से मौलाना ने कही थी उसकी वजाहत करनी चाहिए, उन्हें दोबारा ये बोलना चाहिए
कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद